छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीत ली। एक सीट बाकी रह गई। कोरबा की सीट पर सरोज पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो चुनाव नहीं जीत पाई। उनको हार का सामना करना पड़ा। अब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा जारी है। चर्चा का माहौल गर्म है कि आखिर सरोज पांडे को किसने निपटाया। सरोज पांडे आखिर कोरबा से क्यों निपट गई, क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पर तमाम कोशिशें हुई थी कि वो चुनाव जीत सके। और जब छत्तीसगढ़ में मोदी लहर निश्चित तौर पर प्रभावी थी, 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई, तो फिर आखिर कोरबा में जहां पर ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय सांसद के रूप में वहां पर एक तरीके से चर्चा में थी, लेकिन बावजूद इसके सरोज पांडे आखिर क्यों चुनाव जीत नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। आज की चर्चा में हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर वो क्या क्या कारण थे, वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सरोज पांडे को कोरबा में शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरोज पांडे आती हैं दुर्ग से। दुर्ग में वो भिलाई की महापौर रहीं। वहाँ से भिलाई से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो जीती। दुर्ग से भी उन्होंने दुर्ग की वो सांसद रही, राज्यसभा सदस्य रही। लेकिन इस बार उनको दुर्ग से विस्थापित करके, दुर्ग से हटा करके और उनको कोरबा भेजा गया था और कोरबा में उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। वो काफ़ी समय से वहाँ मेहनत भी कर रही थी। एकाएक उनका नाम नहीं आया था, पहले से उनको संकेत पार्टी के द्वारा दी गई थी और वो पहले से वहाँ मेहनत कर रही थी। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्हें जो फंड अलॉट हुआ था, एमपी लैंड फंड, उसका बहुत सारा इस्तेमाल उन्होंने कोरबा में किया था। और इस तरीके से जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और तब हार का सामना करना पड़ा जब ज्योत्सना महंत पर न केवल कोल जो परिवहन घोटाला था, उसका शेयर लेने का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, जो वहाँ पर कोल परिवहन घोटाला हुआ या फिर डीएमएफ घोटाला हुआ, उसमें भी उन पर चुप्पी और उसमें शेयर लेकर के चुप्पी साधने का आरोप था। इसके अलावा सांसद के रूप में उन पर निष्क्रियता का आरोप था। ये तमाम आरोपों के बावजूद और तमाम प्रचार के बावजूद ज्योत्सना महंत चुनाव जीत गई। करीब 50,000 मतों से वो जीत गई और सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। तो इसके पीछे मूल कारण क्या क्या थे, क्या क्या वजह थी, इस पर बात करेंगे। देखिए, वजह चुनाव की बहुत सारी हो सकती हैं और उसकी चर्चा भी है, लेकिन जो चर्चा में है जो विषय और जो वहाँ प्रभावी भूमिका में रही, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर जिस बात को लेकर के विरोध था और बीजेपी के तमाम स्थानीय कार्यकर्ता जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो ये बात थी कि सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा भेजा गया था। कोरबा में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। इस दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए मजबूत सीट थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ से शिकस्त हुई। तो इसके पीछे मूल कारण ये था कि कोरबा के जो तमाम नेता थे वो इस बात को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाए कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में दुर्ग से आकर के सरोज पांडे चुनाव लड़ेंगी। और विशेष तौर पर मनेंद्रगढ़ और आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे, कोरबा के भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और पार्टी हाई कमान के डर से साथ तो दिख रहे थे, लेकिन अंदर से वो साथ थे नहीं। जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से तन मन धन से
पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए लगना चाहिए था, उस तरीके से नहीं लगे थे। बताया जाता है कि रेणुका सिंह के लोग, भैयालाल राजवाड़े के लोग और वहाँ के अन्य विधायक और बड़े जो कद्दावर नेता है, उनके लोग भी वहाँ पर जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाए थे। और कांग्रेस पार्टी ने उनके बाहरी होने के मुद्दे को चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष है, ज्योत्सना महंत के पति हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक बड़े मुद्दे के तौर पर वहाँ प्रचारित किया कि सरोज पांडे बाहरी प्रत्याशी हैं और बाहरी प्रत्याशी वो अगर यहाँ से आएंगे तो कोरबा के सारे जो संसाधन हैं, वहाँ के काम धाम हैं, वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर दुर्ग के लोगों का और यूपी बिहार के लोगों का बोलबाला हो जाएगा, वो वहाँ आ जाएंगे और इससे स्थानीय हित प्रभावित होगा। और चरणदास महंत ने स्थानीय छत्तीसगढ़ियावाद जो है उसको हवा दी और स्थानीय छत्तीसगढ़ियावाद के आधार पर चुनाव लड़ा और विशेष तौर पर शहरों को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी इस बात को फैलाने की कोशिश की, जहां पर मीडिया की पहुंच तुलनात्मक रूप से कम होती है, सोशल मीडिया की पहुंच तुलनात्मक रूप से कम होती है और परसेप्शन को मैनेज करना आसान नहीं होता है। ऐसे इलाकों में डॉक्टर चरणदास महंत ने, कांग्रेस पार्टी ने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से जो है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का हित नहीं कर पाएंगी और ये परसेप्शन कहीं ना कहीं बना, इसके आधार पर वोट भी पड़ा। ये एक बड़ा कारण था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वहाँ जाने के बाद, कोरबा जाने के बाद सरोज पांडे ने जो जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको बड़े पैमाने पर बीजेपी में प्रवेश कराया और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। इससे बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाराज थे और वो दिख तो जरूर रहे थे साथ में, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो थी और उनके जो कनेक्शन ऊपर के हाईकमान में हैं, उसके डर से भी लोग जरूर उनके साथ दिखते थे, उनको कहते थे, लेकिन अंदर से उनके लिए काम कर नहीं रहे थे। ये एक बड़ा कारण था। और जोगी कांग्रेसियों पर भरोसा करना जो है वो मुझे लगता है कि सरोज पांडे के हित में नहीं रहा। पार्टी के अंदर तीसरी जो महत्वपूर्ण कारण है वो पार्टी के अंदर सरोज पांडे की स्वीकार्यता का सवाल है। पार्टी के कई बड़े नेता जो है उनको बहुत सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। इसके कई कारण हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण तो सरोज पांडे का अपना व्यक्तित्व है। आपको याद होगा कि सरोज पांडे जो राजनीति को गहराई से जानते हैं उनको पता है कि सरोज पांडे को सबसे पहले राजनीति में आगे बढ़ाने वाले प्रेम प्रकाश पांडे थे। प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री, लेकिन आज के डेट में प्रेम प्रकाश पांडे सरोज पांडे के सबसे बड़े दुश्मन हैं और दोनों में हमेशा तलवार खिंची रहती है। तो जिसने सरोज पांडे को आगे बढ़ाया वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए और बात यहीं तक नहीं रुकी। बाद में डॉक्टर रमन सिंह ने सरोज पांडे को बहुत आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री जब वो थे तो, लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल में ही सरोज पांडे की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ गई और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो डॉक्टर रमन सिंह भी उनके दुश्मन हो गए। और दुर्ग में जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, जिस समय वो तामध्वज साहू से हारी थी, उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह की तस्वीर उनके चुनावी कैंपेन में पोस्टर पर नहीं था। इस तरह की तल्खी दोनों के बीच में थी, हालांकि उस समय भी वो चुनाव हार गई थी। ये केवल 2 उदाहरण हैं, और भी कई नेताओं के साथ इस तरह की स्थितियां हैं। सामान्य तौर पे माना यह जाता है कि सरोज पांडे लोगों का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं और उसके बाद उनको किनारे कर देती है और जब महत्वाकांक्षा आड़े आती है तो दुश्मनी भी
हो जाती है। ये भी एक व्यक्तित्व का कारण था जिसकी वजह से जो बड़े नेता है वो जिस तरीके से वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को सरोज पांडे के पक्ष में मोबिलाइज कर पाते वो नहीं कर पाए और इसका खामियाजा जो है सरोज पांडे को भुगतना पड़ा। वहाँ के सामान्य कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर पाए, बड़े नेताओं की तरफ से वो मोटिवेशन भी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला और इस सब का नुकसान जो है वो जो है सरोज पांडे को उठाना पड़ा। इसके अलावे जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर उनका विरोध था लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। ये अमित शाह और मोदी की बीजेपी थी और है जिसमें किसी के लिए बोलना संभव नहीं है। लोग बोल नहीं पाए लेकिन अंदर अंदर काम नहीं किया। एक चौथी महत्वपूर्ण बात ये थी कि और इसी से रिलेटेड बात है कि सरोज पांडे के चुनाव कैंपेन में बाहर के लोग ज़्यादा थे और बाहर के लोग विशेष तौर पे दुर्ग भिलाई के लोग, महाराष्ट्र के लोग, यूपी के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में थे और उनको ही महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए थे, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे निगरानी की हो, चाहे इससे जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कैडर है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस किया और इस उपेक्षा की वजह से भी जिस तरीके से उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर काम किया जाना था उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ी वजह थी जिससे मुझे लगता है कि इनको नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावे अगर ओबीसी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण पॉलिटिक्स थी। डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी पॉलिटिक्स को और स्थानीय छत्तीसगढ़ियावाद को अपने पूरे कैंपेन में बहुत प्रमुखता से जगह दी और बल्कि पूरा अगर कैंपेन ही कहा जाए तो जो है वो इसी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की थी, ज्योतिषा महंत की थी और इस कैंपेन में सरोज पांडे को बाहरी और गैर छत्तीसगढ़िया बता करके प्रचारित किया गया जिसका स्थानीय स्तर पर खासकर जो ग्रामीण इलाके के जो मतदाता हैं उस पर असर पड़ा और ये जो है हार का कारण बना। इसके अलावे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कोरबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साधना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी उसको तो नहीं साध पाई लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, सीधे सरल सौम्य सहज नेता और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अपने हिसाब से साध लिया, इस तरीके से साध लिया जिससे कांग्रेस को कम नुकसान हो और बीजेपी को उसका नुकसान हो जाए और यही हुआ। जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती थी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो काटती थी उस तरीके से वोट इस बार नहीं काटी और वोट काटती थी तो उसमें ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी की कटती थी लेकिन इस बार करीब 45,000 वोट ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। तीसरा और अगर कुछ महत्वपूर्ण बात की जाए तो जो बीजेपी के वहाँ 6 विधायक हैं और 6 विधायक को जिस तरीके से काम करना चाहिए कम से कम विधायक और एक तो महत्वपूर्ण वहाँ जो श्याम बिहारी जायसवाल वहाँ के मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनेंद्रगढ़ से आते हैं। मनेंद्रगढ़ में सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा तो मंत्री के क्षेत्र में अगर हार जाती हैं तो जाहिर सी बात है फिर जीतेंगी कहाँ से और केवल 6 विधायकों में अगर बात की जाए तो केवल एक मंत्री और विधायक जो कोरबा सीट के हैं लखनलाल देवांगन श्रम मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दे तो बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों पर सरोज पांडे की हार हुई है। तो विधायकों का जिस तरीके से साथ मिलना चाहिए, मरवाही में बहुत बड़ा गड्ढा सरोज पांडे के लिए हुआ जबकि मरवाही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बाकी जगह भी गड्ढे हुए और वहाँ पर उनको लीड नहीं मिल पाई। तो ये सारे
जो कारण थे वो सारे कारण मिल करके सरोज पांडे की हार की जो इबारत है उसको लिखने के लिए काफ़ी थी। और मैं फिर से कहूँगा कि ये तमाम कारण तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि स्थानीय जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका मोबिलाइजेशन, उनका जो मोटिवेशन, वो बड़ा फैक्टर होता है। और उसको मोटिवेट करने के लिए जो बड़े नेता होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि एक कॉम्पिटिटिव, एक प्रतिद्वंदिता की भावना की वजह से भी, क्योंकि अगर सरोज पांडे यहाँ से जीत जाती तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े नेता के तौर पर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो अभी हैं ही, लेकिन और भी बड़े नेता के तौर पे संभव है कि कैबिनेट में उनको जगह भी मिल सकती थी, क्योंकि लोकसभा सांसद रही हैं, राज्यसभा सांसद रही है, राजनीतिक उनका अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो इसका लाभ उनको मिलता और वो संभव है कि कैबिनेट मंत्री भी बन जाती। इससे कई जो बीजेपी के नेता है वो कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव इससे उनके अंदर पनपता है, क्योंकि अगर सरोज पांडे का जिस तरीके से व्यक्तित्व है, जिस तरीके से अक्खर मिजाज की वो हैं, जिस तरीके से वो अपने हिसाब से राजनीति करने वाली शख्सियत है, उससे कई नेता अपने आप को असहज उस स्थिति में पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर बड़े नेता। और इसमें मैंने 2-3 नाम आपको पहले बताया, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह भी है, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे भी है, और भी कई सारे नाम इसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी स्थिति बनती तो इनके लिए असहजता की स्थिति निर्मित होती। और ये क्यों चाहेंगे ऐसी स्थिति में कि सरोज पांडे जीत करके लोकसभा पहुंचे। तो जो मोटिवेशन स्थानीय नेताओं को होना चाहिए, स्थानीय लोगों को होना चाहिए, वो मोटिवेशन उस तरीके से मिला नहीं। और स्थानीय जो कार्यकर्ता है, स्थानीय जो नेता है, स्थानीय जो विधायक हैं, उनके तरफ से जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। लेकिन केवल बात इतनी नहीं है, एक पॉजिटिव पक्ष की तरफ अगर जाएंगे तो डॉक्टर चरणदास महंत का अपना पॉजिटिव पक्ष है। उनकी अगर व्यक्तित्व के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जहां सरोज पांडे से आम लोगों का मिलना मुश्किल है, वहीं डॉक्टर चरणदास महंत सबके लिए बड़ी सहजता के साथ उनकी उपलब्धता है। ठीक है, मैडम ज्योत्सना महंत सांसद है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो डॉक्टर चरणदास महंत करते हैं, और उन्हीं के इशारे पे सारा काम होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से वही सांसद हैं और वही उनके प्रतिनिधि है। तो डॉक्टर चरणदास के महंत की जो अपनी लोकप्रियता है, उनका अपना जो व्यक्तित्व है, उनकी अपनी जो मिलनसारिता है, उनका अपना जो सीधा सरल और सौम्य चेहरा है, उनके अपने जो ताल्लुकात है हर एक मतदाता से निचले स्तर तक। देखिए, मैं खुद कोरबा गया था और कोरबा में लोगों से बातचीत कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ज्योत्सना महंत को इस बार मौका नहीं देना है, क्योंकि वो सांसद बनने के बाद कभी दिखी नहीं, उनकी सक्रियता नहीं रही, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत लोगों के बीच में जा कर के उनकी नाराज़गी को उन्होंने सुनी और उनसे बातचीत की, और बाद में उनके कंधे पर हाथ रख करके और उनकी नाराज़गी को दूर कर दिया और कहा कि भैया मौका दो, मेरे को मौका देना है। और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उसमें उनसे सहमत हो गए और फिर दोबारा ज्योत्सना महंत के पक्ष में मतदान किया। तो ये एक पॉजिटिविटी भी डॉक्टर चरणदास महंत के साथ थी, जो ज्योत्सना महंत की जीत के लिए रास्ता बनाने का काम किया। इस बात को मानना पड़ेगा। और सहजता के दृष्टिकोण से, जनप्रतिनिधि के मिलने की सहजता के दृष्टिकोण से, उपलब्धता के दृष्टिकोण से
लोगों ने सोचा कि अब सरोज पांडे से मिलने दुर्ग जाना पड़ेगा, जबकि डॉक्टर चरणदास महंत तो वहीं पे कोरबा में मौजूद हैं, तो उनसे कभी भी मिला जा सकता है। लेकिन सरोज पांडे से मिलने के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या दुर्ग जाना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा कि बेहतर ये है कि भैया हमारा जो स्थानीय है, जो हमारी बात सुन लेता है, जिसको हम कुछ भी कह देते हैं तो मुस्कुरा देता है, ऐसा सांसद हमको चाहिए। और इसीलिए लोगों ने जो है सरोज पांडे के बजाय ज्योत्सना महंत को चुनने अपने विकल्प के तौर पर चुना है। और बहुत बड़ा अंतर नहीं है। देखिए, करीब 50,000 मतों का अंतर है। इसको पाटा जा सकता था अगर पूरे तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के थे, तमाम नेता, तमाम विधायक अगर पूरी तन्मयता से काम करते, जी जान लगाते। और लेकिन मन तो टूटा हुआ था। मन टूटा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ की स्थानीय लोगों को टिकट नहीं मिली थी और सरोज पांडे को बाहर से ला करके वहाँ पर टिकट दे दिया है। तो टूटे मन से बहुत अच्छा रिजल्ट हमेशा नहीं आ पाते हैं। और यही स्थिति कोरबा में हुई और कोरबा में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 11 की 11 सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और कोरबा से सरोज पांडे निपट गई। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।